नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पेपर सॉल्विंग सेशन के अंदर हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे हम लोग केमिस्ट्री का एक पार्ट परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेस। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन जो आपके लिए होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ग्रीन हाउस गैस तो तब समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आए कि ये ग्रीन हाउस होता क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, हरित गृह इफेक्ट जिसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं वो क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, देखते हैं। देखिए, बहुत बार आपको ये ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी पढ़ने को मिलेगा, जिसको आप वैश्विक तापन कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली है क्या चीज़, थोड़ा सा समझते हैं। कि जैसे ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ये चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। अब होता ये कि सनलाइट, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें, वो आते टाइम तो क्या होता है, इस वायुमंडल को भेदकर अंदर आ जाती है। क्लियर। तो आते टाइम तो ये जो सनलाइट है या रेडिएशंस है, वो आते टाइम तो अंदर तक, हमारे वायुमंडल के अंदर तक आ जाते हैं, पृथ्वी की सतह से टकराते हैं। इनकी जो वेवलेंथ है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब ये ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 24 घंटे क्या करते हैं, शोषण करते हैं। बहुत सारे कारणों से हमारे अंदर से या वातावरण के अंदर CO2 गैस बनती है। तो ये CO2 गैस क्या होती है, एनवायरनमेंट में इकट्ठी होती रहती है और ये क्या करती है, CO2 का एक आवरण बना लेती है। अब ये जो CO2 का आवरण है, इसकी वजह से क्या होता है कि आते टाइम तो सनलाइट या जो रेडिएशन होती है अंदर आ जाती है, पर जब पृथ्वी से टकराती है, सतह से टकराती है, तो इसकी तीव्रता में ऑब्वियस सी बातें कमी आती है। और जाते टाइम जब ये जाती है तो CO2 के आवरण की वजह से, तो एक तरह से ये जो CO2 का आवरण है, ये क्या करता है, इन रेडिएशंस को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो ये रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट में रह जाती है। अब एनवायरनमेंट में ये रेडिएशन रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये रेडिएशन गर्म है तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, वार्मिंग होगी, तापन होगा। और पूरे विश्व के लिए हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। तो वैश्विक तापन का सिंपली मीनिंग ये है कि वातावरण में हम लोग कह रहे हैं CO2 की मात्रा निरंतर बढ़ रही है, और CO2 की मात्रा निरंतर बढ़ रही है, इससे वातावरण का ताप भी बढ़ रहा है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग ये है कि वातावरण के ताप में, इसकी वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होना, ताप में वृद्धि होना। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर इससे फिर बचने के लिए हम लोग क्या करें। तो कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम लोग कि सर आप जो खेती करें वो एक तरह से किस में करें, कांच का एक घर बना के खेती करें। तो कांच के घर बना के उसके अंदर खेती करेंगे तो जो प्लांट्स हैं उनके पास सनलाइट तो इस कांच में से पास होकर आ जाएगी, लेकिन जो CO2 है, जो अदर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। तो वातावरण में इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको आप कहते हैं कि इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स उगा करके हम लोग खेती कर रहे हैं, तो आपने इसका नाम दे दिया ग्रीन हाउस।
तो हम लोग ग्रीन हाउस बनाकर खेती करें तो हम लोग इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए, जैसे सपोज आपकी कार है और वो धूप में खड़ी है, उसके कांच या शीशे ऊपर तक लगे हुए हैं, बंद हैं, तो बहुत देर तक वो खड़ी रहती है जब धूप के अंदर गाड़ी, तो जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं आपको देखना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है काफ़ी हद तक। तो वो क्यों लगती है? कारण ये कि अंदर हीट तो आ रही है पर वापस वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो अंदर उस कार के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके सिमिलर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो सेम चीज़ होती है। तो ये सब तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बातें ये हैं इंपॉर्टेंट कि सर ये ग्लोबल वार्मिंग जो कर रही है वो कौन कौन सी गैसेज हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो इसमें हेल्प करती है, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है, हरित गृह गैसें कौन सी है, हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये हरित गृह गैसें कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखिए इसके लिए CO2 मेन रेस्पॉन्सिबल जो गैस हम मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसको आप मेथेन भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा N2O, या आप उसको ऐसे कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसको आप मेनली क्या कहते हैं N2O, जिसमें मेनली है ओजोन, जलवाष्प, वाटर वेपर जिसको आप कहते हैं, वाटर वेपर। ये बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब मुद्दा ये कि बहुत बार तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि मेन हम लोग किसको मानते हैं, CO2 को मानते हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे मीथेन है, थर्ड नंबर पे CFC है, चौथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, ये सब है। तो मेन आपको स्टार्टिंग की 3-4 तो याद रखनी है। एक बार RS में इसका सीक्वेंस भी पूछा गया था, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो CO2, CH4 को जिसको आप मेथेन कह रहे हैं, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर स्टार्टिंग के 3-4 आपको मेनली याद रखनी है जो बार बार रिपीट होती है। अब दिक्कत ये कि हमें ये एग्ज़ाम में याद रह जाएगी क्या कि सर कौन कौन सी है, नहीं रहेगी। तो याद रखने का देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, सिंपल सी एक ट्रिक याद रखना आप लोग। ट्रिक ये याद रखनी है, एक लड़की थी जिसका नाम था क्या, मीना। ऑब्वियसली बात है नाम याद आ जाएगा आपको, मीना। और मीना को शौक था क्या लगाने का, काजल। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, मीना क्या लगाती है, आप बोलेंगे सर मीना काजल लगाती है। मीना क्या लगाती है, काजल। तो इसमें तो कुछ भूलने वाली बात है ही नहीं। किसको, मीना को नहीं, ट्रिक को। ट्रिक आपको याद रखनी है, मीना क्या लगाती है, काजल लगाती है। अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको ये सारे आंसर याद है। देखिए क्या क्या, मी से आपको कौन सा आंसर नज़र आएगा, मी से आपको नज़र आ गया कौन सा, मीथेन। क्लियर है, मीथेन, ये आपको याद आ जाएगा मीथेन। ना से आपको याद आ जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। का से आपको याद आ जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। का से याद आ जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और जल से आपको याद आ जाएगा जल वाष्प।
तो आपको सारे आंसर याद रह जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अच्छे से याद रखें तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कौन सी मीना है ये, ओ मीना। ओ मीना क्या लगाती है, काजल। तो ओ से आपको एक और बात याद आ जाएगी कि सर ओजोन गैस भी इसमें कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अभी आपने डिस्कस किया इसमें सबसे मेन काम की बात ही यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है या कौन कौन सी नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सब कुछ भूल जाए तो सिंपल सा लास्ट में एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी मीना, ओ मीना। तो ओ मीना क्या लगाती है, काजल। तो अगर आपको ओ मीना काजल लगाती है लाइन याद है तो आपसे इसके आंसर याद रहेंगे, 100% याद रहेंगे। चाहे एग्ज़ाम 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, चाहे 600 साल बाद हो, आपको याद रहेगा ओ मीना काजल लगाती है, क्योंकि मीना को तो हम याद रख ही सकते हैं। तो इससे आपको ये याद रहेगा। अब बहुत बार क्या करता है, ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो बची हुई इसके अलावा जो नहीं है, जैसे आप याद रखें N2, O2, Cl2, ठीक है, और H2, ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। तो अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करें तो आपको एक और ट्रिक नज़र आएगी। देखिए इन सब के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एटम है, 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु है। कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 2, टोटल 3 परमाणु, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, टोटल 5 एटम। तो जिनको भी देखोगे आप ढंग से उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम नज़र आएंगे। तो एक और ट्रिक आपको बहुत अच्छे से नज़र आ गई यहाँ पे कि सर जिसमें 2 या 2 से कम एटम है, 2 या 2 से कम एटम है, वो कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जिसमें 2 या 2 से कम परमाणु है और वो ग्रीन हाउस है। सारी ग्रीन हाउस के अंदर 2 से ज़्यादा ही एटम नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया आपको तो किसको याद रखना है, मीना को। मीना कभी आपको धोखा नहीं देगी, क्वेश्चन तो ज़रूर सोल्व करा के ही जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी धोखा नहीं देगी, ज़िंदगी में दे दे कुछ नहीं कह सकते, एग्ज़ाम में तो आपको ज़रूर याद कराएगी। तो जिसके अंदर 2 या 2 से कम एटम है, 2 एटम 2 एटम 2 एटम 2 एटम, जिसमें 2 एटम या 2 से कम एटम है, वो कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। ठीक है, तो आपको ये याद तो रहना ही चाहिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर। तो जैसे अगर आपको और पूछ ले, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, सर क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें तो एक ही एटम है। तो 2 या 2 से कम वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी है वो याद करने की ट्रिक आपके सामने है। कौन सी मीना, ओ मीना काजल लगाती है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है, ग्रीन हाउस गैसें ये होती है। इससे सर कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या? बिल्कुल है। टेम्परेचर बढ़ रहा है एनवायरनमेंट का, हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा एनवायरनमेंट का, तो ऑब्वियस सी बात है वार्मिंग होगी। वार्मिंग होगी तो जो ग्लेशियर है, बड़े बड़े हिमखंड है, वो पिघलेंगे तो सी लेवल, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम लोग इन गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम करें, तो इससे हमारे को इस जो समस्या है उससे क्या मिल पाएगी, निजात मिल पाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था सर निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस है? तो ओ मीना काजल लगाती है। सर ऑक्सीजन हो सकती है क्या? ऑक्सीजन तो O2 है, 2 एटम, नहीं होगी। हाइड्रोजन H2 है, नहीं होगी। नाइट्रोजन N2 है, नहीं होगी। 2 या 2 से कम एटम वाली कभी भी नहीं हो सकती। और वैसे भी हमको ट्रिक याद है, ओ मीना काजल लगाती है। ना मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में मैंने बोला था मुख्यतः कौन सी, N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। हाँ, इसी का एक और क्वेश्चन, सर लाफिंग गैस भी कहलाती है, यही हास्य गैस भी है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो लाफिंग गैस भी कहलाती है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि हास्य गैस कौन सी है, N2O। ग्रीन हाउस गैस भी है, लाफिंग गैस भी यही है। क्लियर। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है। आई थिंक इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, याद भी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विष्णु
उष्णता अभी जस्ट डिस्कस किया है, विश्व उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग की ही बात कर रहा है सर ये, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसें अभी जस्ट हम लोग याद करके आए हैं और कभी नहीं भूलेंगे। तो H2 होगी क्या सर? नहीं होगी, नहीं है सर। CO2 होगी क्या? हमको पता है सर, बिल्कुल है। NO2 है क्या? नहीं सर, NO2 नहीं है, N2O थी, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। SO2 सर नहीं है, इतनी नहीं है, तो मुख्यतः कौन सी है? CO2। स्टिल CO2 ही आंसर है। तो CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, जो बार बार रिपीट होता है, हर एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। आई थिंक आपको ये याद है बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौध घर प्रभाव, सेम रिपीट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी है? CO2 या 2 से 2 परमाणु नहीं होगी, 2 परमाणु नहीं होगी, NO2 नहीं है, कौन सी थी? N2O थी, तो N2 तो ऑप्शन है ही नहीं सर यहाँ पे, ये भी नहीं है। आंसर क्या है? स्टिल CO2। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो आपके केवल रीड की ही बात है, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ये तो एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना ही है। आई थिंक आपको क्लियर है, और जब तक आप पढ़ेंगे तब तक तो शायद नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ रहा है, इसी का एक्सप्लेनेशन है कि कौन कौन सी गैसें हैं, CO2, N2O, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हरित गृह प्रभाव क्या है? एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है। यह एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। ग्रीन हाउस गैसें एक सतह के रूप में कार्य कर ऊष्मा को पृथ्वी पर बांधे रखती है। बताया था आपको, ये पृथ्वी की सतह, तो आते टाइम तो रेडिएशन आ जाती है, पर जाते टाइम ये वापस नहीं जाती है, तो ये कहाँ रहती है? सतह पर ही रह जाती है। यदि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ा जाए। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन, मतलब अब वो पूछना चाह रहा है आपसे कोयले के बारे में, जो आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो थोड़ी सी पहले कोयले के बारे में डिस्कस करते हैं, देन अपन इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। हालांकि आपको इसका आंसर पता होगा कि सबसे बेस्ट कोयला जो होगा वो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। पर थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कोयले की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कोयला, कोयला होता क्या है? तो कोयला जो है वो एक प्रकार का क्या है? ईंधन। अब सर ईंधन क्या होता है? फ्यूल क्या है? तो ईंधन या फ्यूल होता है जो भी जल करके हमें क्या दे? ऊष्मा दे, या जिस भी पदार्थ से आपको क्या प्राप्त हो सके? ऊष्मा प्राप्त हो सके, ऊर्जा प्राप्त हो सके, वो हमारे लिए किसकी तरह काम करता है? ईंधन की तरह काम करता है। क्लियर? तो कोयला एक प्रकार का ईंधन क्यों है? क्योंकि ये हमको क्या देता है? ऊष्मा देता है। अब हमारे लिए देखिए बेस्ट कोयला कौन सा होगा? बेस्ट कोयला कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर जो हमको सबसे ज़्यादा ऊष्मा देगा, क्योंकि कोयले का मेन काम ही क्या है? ऊष्मा देना। तो सर हमारे लिए बेस्ट कोयला वो होगा जिसके अंदर 2 गुण हो। तो जिसके अंदर 2 गुण क्या हो? इसके अंदर 2 गुण क्या हो? एक तो जिसका ऊष्मामान, ऊष्मामान को इंग्लिश में बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी क्या हो? मैक्सिमम हो, और जो जल करके राख या ऐश क्या दे? कम दे। तो ऑब्वियस बात है, हमको कोयला तो किसके लिए चाहिए? ऊष्मा के लिए चाहिए, राख के लिए चाहिए? ऊष्मा के लिए चाहिए। तो जो जल करके ऊष्मा सबसे ज़्यादा देगा, मैक्सिमम देगा, और जो राख सबसे कम देगा, वही हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट कोयला होगा। तो बेस्ट कोयले के लिए ये 2 गुण हो सकते हैं। अब कोयले को याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो पूरा कोयला आपको याद रहेगा। तो देखिए ट्रिक क्या है कोयले को याद रखने की? सबसे बेस्ट ट्रिक, हम लोग कहते हैं कि जब कोयला जलता है, जब कोयला जलता है
तो कोयला जलता है तो कोयले में होता क्या है? आप कहेंगे सर कोयले में तो कार्बन है। तो जब कोयला जलता मतलब क्या जल रहा है? उसमें कार्बन जल रहा है। तो कार्बन जलता है तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जितनी होगी मैक्सिमम, तो कार्बन में प्रतिशत मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो जलेगा। जितना ज़्यादा जलेगा मतलब उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? दहन क्षमता होगी। दहन क्षमता को कहते हैं हम लोग कंबशन कैपेसिटी। उतनी ज़्यादा क्या होगी? दहन क्षमता मैक्सिमम होगी। और जितना ज़्यादा दहन होगा, जितना ज़्यादा जलेगा, उतनी ज़्यादा जल के वो क्या देगा? ऊष्मा देगा। यानी उसका ऊष्मामान क्या होगा? ऊष्मामान को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसका ऊष्मामान भी उतना ही क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जितनी ज़्यादा ऊष्मा देगा वही तो हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट कोयला होगा। आई थिंक ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वापस सुनिए, कुछ भी नहीं है रटने की, केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर हमें कोयला कौन सा बढ़िया लगना चाहिए, कौन सा कोयला हमारे लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो कोयले का मतलब होता है जो जल करके हमको क्या दे? ऊष्मा दे। क्योंकि कोयला एक प्रकार का ईंधन है और ईंधन वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा जो जल करके ऊष्मा ज़्यादा दे और राख कम दे। तो जिसमें ये ऊष्मा मान सबसे ज़्यादा मिलेगा वही हमारे लिए बेस्ट कोयला होगा। अब कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। तो सर जब भी कोयला जलेगा तो मतलब उसमें क्या जलेगा? कार्बन जलेगा। दैट मीन्स कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो जलेगा, उतनी ज़्यादा उसकी दहन क्षमता होगी। और जितना ज़्यादा जलेगा उतना ही ज़्यादा जल के क्या देगा? ऊष्मा देगा। कैलोरीफिक वैल्यू उतनी मैक्सिमम होगी और जितनी ज़्यादा ऊष्मा देगा उतना बेस्ट कोयला होगा। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात। और अगर ये लाइन याद है तो आपको अगला जो मैं समझा रहा हूँ कोयला, वो बहुत अच्छे से याद है। देखिए कैसे याद करना है, सिंपल सी बेस्ट ट्रिक। तो इसको याद करने की बेस्ट ट्रिक क्या है? हम लोग कोयले का प्रकार लिखते हैं। तो इधर हम लोग लिखते हैं कोयले का नाम, इधर लिखते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा, इधर लिखते हैं हम लोग दहन क्षमता कंबशन कैपेसिटी, इधर लिखते हैं इसका ऊष्मा मान कैलोरीफिक वैल्यू, और इधर लिखते हैं हम लोग इसके अन्य नाम। ठीक है। तो अगर आपको ये टेबल पता है तो आपको पूरा कोयला बहुत अच्छे से याद है। देखिए कोयला जो हम लोग नाम जानते हैं, चार जो प्रकार के कोयले पड़ते हैं वो कौन से? ए का मतलब एंथ्रासाइट, बी का मतलब बिटुमेनी, बिटुमेनस भी कहते हैं इंग्लिश में। एल का मतलब लिग्नाइट, पी का मतलब पीट। ये चार नाम आपने पढ़े होंगे कोयले के, और ये आपको वहाँ एग्जाम में भी ऑप्शन में लिखे मिलेंगे। कोई नई बात नहीं है, नाम याद नहीं भी रहते हैं तो हमें याद रखनी है बाकी की बात कि सर किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है, किस में कम है। यही एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन भी है कि सबसे ज़्यादा किस में है। और अगर ये बात याद है तो आपको सारी बातें याद है, तो आपको ये कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक आपको वही याद रखनी है जो मैंने समझाई थी कि जब कोयला जलता है तो कोयले में क्या जलता है? कार्बन जलता है। जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा वो जलेगा, जितना ज़्यादा जलेगा उतनी ज़्यादा दहन क्षमता होगी।
जितनी ज़्यादा दहन क्षमता होगी जल करके उतना ही ज़्यादा वो क्या देगा, ऊष्मा देगा, और जितनी ज़्यादा ऊष्मा देगा उतना ही बेस्ट कोयला होगा। याद है आपको? तो बस मुझे ये बताइए कि सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है। तो ये तो आपको रटा हुआ है सर, सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट है। अब एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला क्यों होना चाहिए सर? ऑब्वियसली बात है, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट तभी होगा जब उसमें ऊष्मा सबसे ज़्यादा मिले। ऊष्मा सबसे ज़्यादा तब मिलेगी सर जब जलेगा ज़्यादा। जलेगा कब ज़्यादा? जब कार्बन सबसे ज़्यादा होगा। मतलब एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें लगभग 90 से 98% तक हो सकती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा है तो सर सबसे ज़्यादा दहन क्षमता भी तो होगी, मैक्सिमम दहन क्षमता होगी। जितना ज़्यादा जलेगा उतनी ज़्यादा जल के ऊष्मा देगा, तो ऊष्मा मान भी तो सर इसका मैक्सिमम होगा, और ऊष्मा सबसे ज़्यादा देगा, तभी तो हम लोग कहते हैं सबसे बेस्ट कोयला है, बेस्ट कोल, उत्तम कोयला कहलाता है। क्लियर है? तो सर फिर आपको ये भी पता है कि सबसे घटिया कौन सा होना चाहिए। तो घटिया का आंसर हमें पता है, पीट सबसे घटिया होता है। क्यों सबसे घटिया होगा? कारण सेम कि सर पीट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होगी, तो लगभग इसमें 50 से 60% मानते हैं। कहीं कहीं आपको लगभग 60% भी मिल सकता है, ये भी मिल सकती है। ठीक है, तो अब देखिए एक दिमाग के अंदर आपकी क्लियरिटी आ गई कि सर इसमें सबसे कम कार्बन का प्रतिशत मात्रा है, तो सर ये जलेगा भी कम, तो दहन क्षमता भी इसकी मिनिमम ही होगी, कम से कम जलेगा, तो जल करके ऊष्मा भी कम से कम देगा, मिनिमम देगा। और जब ऊष्मा सबसे कम दे रहा है तभी तो ये घटिया कोयला है, वर्स्ट कोयला, घटिया कोयला। क्लियर है आई थिंक आपको इतनी बात? ठीक है, तो अब देखिए, तो ये भी सबसे घटिया है, इसमें 50 से 60 है, तो इसमें लगभग होता है 60 से 70%, तो लगभग आपको 67% भी मिल सकती है बहुत सारी जगह वैल्यू। ठीक है, तो ये कोई फिक्स आपको रटनी नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकती है, पर एवरेज वैल्यू आपको ये जान रखनी है, ये 70 से 80% के आसपास होती है। ये आपको वैल्यू 80% भी मिल सकती है। तो आप तो रफली ऐसे याद रख सकते हैं, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 90 से 98 के आसपास, तो रफली वैल्यू याद रहेगी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा कोई भी, क्योंकि ये डाटा अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। आपको तो दिमाग में ये क्लियरिटी रखनी है कि सर सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, और सीक्वेंस क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ क्या, सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा यहाँ, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, और सर इसमें तो कार्बन सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, लिख सकता हूँ ना? और आपके काम की बात भी यही है, सीक्वेंस, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा। और आपको अब ये सीक्वेंस पता है तो आपको अगली सीक्वेंस भी पता है कि कार्बन कम होगा तो दहन क्षमता भी कम होगी, तो सबसे कम दहन क्षमता मिनिमम, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, और इसकी दहन क्षमता सबसे ज़्यादा। जो दहन क्षमता क्रम होता है वो ऊष्मा मान का भी होता है कि दहन क्षमता कम है, जलेगा कम, तो ऊष्मा भी सर कम मिलेगी, इससे ज़्यादा यहाँ पे, इससे ज़्यादा यहाँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन है, सबसे ज़्यादा जलेगा तो ऊष्मा भी सबसे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ भी आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा कि मिनिमम यहाँ है, और बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, और मैक्सिमम यहाँ है। इसलिए ये सबसे घटिया है, ये सबसे बढ़िया है। क्लियर? तो यहाँ से आपके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक नहीं 3 से 4 तरह के क्वेश्चन सोल्व हो गए। जैसे जब आपको पूछता है कि निम्न कोयलों में कार्बन के प्रतिशत मात्रा का बढ़ता क्रम है, तो बढ़ता क्रम आपको ये मिल जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें। सर दहन क्षमता का बढ़ता क्रम क्या है? ये है, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, सबसे ज़्यादा इसमें। सर ऊष्मामान का बढ़ता क्रम किस में है, क्या है? तो ये ऊष्मामान का बढ़ता क्रम भी है। अब देखिए 2 कोयले यहाँ पे बचे, और इन 2 के नाम कैसे याद रखें? तो सिंपल सी ट्रिक याद रखना, एक का नाम है ब्राउन कोयला, भूरा कोयला कहते हैं, और एक होता है सॉफ्ट कोयला, मृदु कोयला। तो इनमें से एक ब्राउन कोयला, एक सॉफ्ट कोयला। अब यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि सर ब्राउन कौन सा, सॉफ्ट कौन सा। तो सिंपल सी एक ट्रिक याद रखिए, जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, जैसा कोई छोटा बच्चा है, उसका नाम क्या है? बिट्टू। अब अपने को नाम पता नहीं होता तो अपन किसी बच्चे को कैसे बोल के बुलाते हैं, ए बिट्टू इधर आ।
बिट्टू बोलते हैं। तो सिंपल सी ट्रिक याद रखना, छोटा बच्चा उसका नाम क्या है, बिट्टू। अब घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो अगर मैं पूछूं वो छोटा बच्चा आपको लगेगा कैसा, हार्ड लगेगा या सॉफ्ट लगेगा, तो आप कहेंगे सर छोटे बच्चे तो सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। तो बस आपकी ट्रिक भी यही बन गई, क्या मेरा बिट्टू कैसा है, सॉफ्ट है। मेरा नहीं, ट्रिक है कि मेरा बिट्टू कैसा है, सॉफ्ट है। आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो बिट्टू कैसा है भाई, सॉफ्ट। तो बिटुमेनी कोयला कौन सा कोयला होगा, सॉफ्ट कोयला होगा। ठीक है, सॉफ्ट कोयले को कहते हैं मृदु कोयला। ट्रिक क्या रखनी है आपको, अपना बिट्टू कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, केवल ट्रिक तक ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रिक आपके क्वेश्चन सोल्व कराएगी, भावनाओं में बहना नहीं है। केवल जितना बोला जाए उतना ही समझना है, उतना ही सुनना है और उतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ट्रिक क्या, अपना बिट्टू कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है भाई, सॉफ्ट है। तो आपको ट्रिक याद है कि बिटुमेनी कोयला कौन सा कोयला हो गया, सॉफ्ट कोयला हो गया। तो बचा हुआ आपको आंसर याद रखना है कि बचा हुआ कौन सा कोयला है, ब्राउन कोयला है, भूरा कोयला। ब्राउन कोयला, भूरा कोयला। इस जगह से बाहर कोयले का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ जनरल साइंस का। ठीक है, कोयले का एक पोर्शन पार्ट नंबर 2 भी होता है कि सर कौन सा कोयला कहाँ निकाला जाता है, किस इसकी दृष्टि से किसका स्थान कौन सा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, कौन एक्सपोर्ट करता है। तो वो ज्योग्राफी का पार्ट है कि खदानें कहाँ हैं, इसकी माइंस कहाँ हैं। साइंस के पार्ट के अंदर कोयले के बारे में आपसे ये बातें पूछी जाती है, किसकी दहन क्षमता ज़्यादा है, किसका ऊष्मामान ज़्यादा है, कौन अच्छा है, कौन घटिया है, किसकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इस टेबल से बाहर आपका वो क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर आपको ये टेबल याद है। और इस टेबल को याद करने की सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, जितना कोयला जब जलेगा तो कोयले में जितनी कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो जलेगा, दहन क्षमता ज़्यादा। जितना ज़्यादा जलेगा ऊष्मामान उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऊष्मा देगा उतना ही वो अच्छा कोयला होगा। तो आपको ये सीक्वेंस आसानी से याद रहेगी। ठीक है, अब मुद्दा ये कि सर हम ये भूल जाएंगे, सर ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गई तो ये सारी बातें गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये सीक्वेंस कैसे याद रखनी है, तो सीक्वेंस याद करने की भी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। सीक्वेंस आप इस तरह से याद रखना कि जैसे कोई आपके पास पीजी कर रहा है, तो आर्ट्स वाले पीजी करते हैं, एमए करते हैं, तो कोई कहे कि आपको आकर के कहता है कि मेरे को एमए करनी है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि एमए से पहले क्या करनी ज़रूरी है, आप कहेंगे पहले क्या कर किया, बीए कर किया। तो ट्रिक भी आपकी यही है, पहले क्या कर किया, बीए कर किया। ट्रिक क्या रखनी है, पहले क्या कर किया, बीए कर किया। नहीं तो आप इसको एबीसीडी की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि एबीसीडी की फॉर्म में अल्फ़ाबेट इस तरह से हैं, बट कन्फ्यूज़न हो जाए तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले बीए कर किया। ये सीक्वेंस याद है तो ये अपने आप सेम सीक्वेंस से बढ़ती हुई। फिर कन्फ्यूज़न यहाँ आएगा तो इसकी ट्रिक बता दी, अपना बिट्टू कैसा, सॉफ्ट, बाकी का कैसा है, ब्राउन है। तो आपको कोयला कंप्लीटली याद हो जाएगा चाहे कभी भी एग्ज़ाम हो। बस आपको इसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। क्लियर है? आई थिंक बहुत अच्छे से आपको कोयला समझ में आ गया। क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। कोयला जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है, हमको बहुत अच्छे से याद है सर, क्या है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद फर्स्ट नंबर पे एंथ्रासाइट आएगा, सेकंड नंबर पे बिटुमेनी, थर्ड नंबर पे लिग्नाइट, फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, पीट। ट्रिक याद है हमको सर, पहले बीए कर किया। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्रम क्या है सर, सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट, सबसे कम पीट में। ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्रम है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा का भी यही क्रम है, दहन क्षमता का भी यही क्रम है और ऊष्मामान का भी यही क्रम है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? तो आई थिंक देखिए आधा घंटा लगा कि हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित होगा। बट साथ साथ इसको समझते रहें, लिखने की जल्दबाजी ना करें। आपके पास पॉज बटन है, उसको दबाएं, आराम से लिखिए। जब तक आप इसको पॉज बटन को दबा के रहेंगे मैं आपके लिए ऐसे खड़ा रहूँगा, ठीक है। और जैसे आप प्ले करेंगे फिर वापस मैं आपको बोलने लग जाऊँगा। आप चाहे आप 12 बजे बुलवा सकते हैं, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, कभी भी।
तो ऑनलाइन स्टडी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, बट डिपेंड ये है कि पढ़ना हमको कब है। ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। एंथ्रासाइड, बिटुमेनी, लिग्नाइट, पीट, कितने कितने कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी, सारी बात समझा दी। अगला क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 8 ग्राम के अंदर अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी। तो अगेन ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट को सोल्व करने के लिए बेसिक में बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप जब भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए, सबसे पहला आपको याद रखना है कि क्या फाइंड करो आप, मोल ज्ञात कर लो, मोल की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अगर मोल की संख्या ज्ञात कर ली तो आप सेकंड स्टेप को यूज़ करो, देन अगला स्टेप आप यूज़ करें। तो मोल कॉन्सेप्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप मोल पे जाओ, मोल के बाद आपको क्या पूछा है जिसको सोल्व करो। सेकंड नंबर पे अब आप क्वेश्चन को सोल्व करो कि क्या पूछा गया है। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। मोल का मतलब क्या होता है। मोल एक प्रकार से पदार्थ की मात्रा की इकाई है। हालांकि पूरा मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब आप वीडियो लेक्चर देखेंगे ऐप पर तो वहाँ पूरा डिटेल में विद न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समराइज वे में बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आपको इस पर पूरे 2-2 घंटे के लेक्चर दिए जाएं। तो आपको ऐप पर बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ऐप को देखें और वहाँ पूरे लेक्चर को डिटेल में स्टडी करें। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ समराइज करके कि सर मोल का मतलब एग्जैक्टली है क्या, इस क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से करना है, कीवर्ड क्या है। तो मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा की इकाई है। तो जैसे आपके पास किलोग्राम, ग्राम, यूनिट्स होती है पदार्थ को नापने की, तो एक प्रकार की यूनिट मोल भी है जिससे हम लोग पदार्थ की मात्रा नापते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सिंपल सा आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास ये मार्कर है, ये मार्कर नहीं समझे आप, इसको चौक समझे। चौक लिया आपने, चौक को तोड़ा, जैसे आप चौक को तोड़ेंगे तो बहुत बारीक बारीक पाउडर में वो टूटेगी। बारीक बारीक पाउडर में टूटेगी, दैट मीन्स उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे। अब अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई इसको पाउडर कर दो और अब बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, कणों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे सर ये काउंट करना आसान थोड़ी है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बहुत मुश्किल है इसको काउंट करना। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, जब हम लोग इनको काउंट नहीं कर पाते, तो हमने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया। हमने मतलब साइंटिस्ट ने, बताऊंगा कौन था साइंटिस्ट। तो एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ यहाँ से कि सर इनके पार्टिकल्स के अंदर संख्या निकालनी हो, इनके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, मॉलिक्यूल्स निकालने हो, तो कैसे निकालें। तो एक साइंटिस्ट था अवोगाद्रो, जिसको आवोगाद्रो भी कहते हैं, एवोगाद्रो भी कहते हैं, एक ही बात है। तो उसने एक नंबर बताया। उसने क्या बोला कि सपोज अगर ये एक पदार्थ जो है इसकी मात्रा कितनी है, 1 मोल है। उसने इसको मान लिया कि सर ये 1 मोल पदार्थ है। ठीक है, तो ये 1 मोल पदार्थ उसने मान लिया। तो अगर 1 मोल पदार्थ है तो इसको तोड़ोगे तो इसमें से क्या निकलेंगे, पार्टिकल्स निकलेंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि पार्टिकल से मिलकर बनाए, कणों परमाणुओं से मिलकर बनाए। तो जब इस 1 मोल पदार्थ को आप तोड़ोगे तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे और उसकी संख्या उनमें कितनी होगी, निश्चित होगी। वापस सुनो, 1 मोल पदार्थ के अंदर कणों की संख्या निश्चित होती है। सुनना स्टेटमेंट, उसने कितना बेहतरीन स्टेटमेंट दिया। उसने स्टेटमेंट दिया था 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या, कणों की संख्या। अब कणों की संख्या में क्या क्या आ सकते हैं, परमाणु आ सकते हैं, अणु आ सकते हैं, आयन्स आ सकते हैं, की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है, जिसे या जो
जो कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। याद रखने के लिए इसको हालांकि 6.023 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है, पर सही वैल्यू एग्जैक्टली जो आपको मिलेगी वो ये होगी। इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये इसलिए ताकि आपको ये याद रह जाए इजीली कि सर ये कितनी पावर है 23 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको ये मिलती है। तो जो कितनी होती है, जो ये होती है। तो अगर आपके पास दे दिया कि एक मोल पदार्थ में कितने कण होंगे, तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आप आंखें बंद करके कहेंगे सर एक मोल पदार्थ के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी 6 इंटू रफली अपन इसको क्या बोल सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। निश्चित है, भले उसने गनी नहीं, हवा में फेंक दिया कि इतने हैं, आपको भी बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 10 की पावर 23 को गिनना आसान नहीं है। तो हमको एक वैल्यू जो याद रखनी है जो उसने दी थी वो ये है कि एक मोल अगर कोई भी पदार्थ बोल दिया जाए तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी सर 6 इंटू 10 की पावर 23 होगी। क्लियर है? ठीक है, तो एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या 6 इंटू 10 की पावर 23 होती है। यह किसने बताया था? आवोगाद्रो ने। इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे एवोगाद्रो भी कहते हैं, संख्या कहा जाता है। तो आवोगाद्रो ने यह बात बताई थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो संख्या है, तो इस मोल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार, और अणु है तो अणु भार। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम में भार, कितना ग्राम में भार दिया गया है, अपॉन एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास। एटम हो तो एटॉमिक मास रखना है आपको, और मोलिक्यूल दे रखा हो तो मोलिकुलर मास लिखना है। हालांकि दो फॉर्मूले और हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या यूज़ करना है देखिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आप क्या निकालेंगे, एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, इतनी होती है आपको पता है। तो सबसे पहले तो आप मोल निकालें, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करें। तो आपको एक स्टेटमेंट पता है, यहाँ से देख करके स्टेटमेंट क्या पता है अभी आपको कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, तो अभी आपने बोल दिया Na होती है, और Na को ही बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, जो कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको मैं रफली कितना ले सकता हूँ, इसको मैं रफली ले लेता हूँ, अभी आपको बताया था 6 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, रफली अपने इसको इतना ले लिया। तो ये आपको पता ही है एक मोल में कणों या परमाणुओं या अणुओं की संख्या इतनी होगी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो ये है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना है सबसे पहले आप मोल को फाइंड करें। तो क्या आप मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से? तो मोल निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये रहा, ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार। तो ग्राम कितना गिवन है आपको, देखिए ग्राम दे रखा है 8 ग्राम, ठीक है, तो हमने 8 ग्राम लिख दिया, ये 8 ग्राम अपॉन परमाणु भार या अणु भार। अब आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु मतलब O2 की बात कर रहा है। तो O2 यानी ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का अणु है। तो अणु है तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाएगा, अणु भार लिखा जाएगा। तो अणु का तो क्या लिखा जाता है, अणु भार लिखा जाता है। तो परमाणु भार नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, अणु भार। तो O2 का अणु भार
तो O2 का अणुभार कैसे निकालेंगे, एक O का भार होता है 16, 2 O का कितना होगा 16 + 16 यानी 32। तो ऑक्सीजन का अणुभार O2 का अणु का भार कितना होता है 32। तो मोल की संख्या आपकी कितनी आ गई 1/4। क्लियर। तो 1/4 मोल ऑफ O2। तो O2 के आपको मोल मिल गए कितने 1/4। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या निकालनी है आपको, ऑक्सीजन के परमाणुओं की, ऑक्सीजन के अणुओं कणों की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन है कणों की संख्या निकालनी है। तो कणों की संख्या देखिए कैसे निकालनी है अब आपको। तो देखिए अगला, चूंकि आपको पता है एक मोल में कण कितने होते हैं, मैं लिख सकता हूं Na। तो कितने मोल में चाहिए आपको 1/4 मोल में कितने कण होंगे 1/4 इंटू Na होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मोल में जब Na पार्टिकल हैं तो 1/4 मोल में कितने होंगे 1/4 Na होंगे। और 1/4 Na की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 इंटू Na। Na कितना है 6 × 10⁻23। तो ये कितना हो गया 2 3 3/2। और 3/2 कितना होता है 1.5 इंटू 10⁻23। तो आपको आंसर मिल गया 1.5 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1.5 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। चाहे तो आप 6.022 पूरा लिख करके भी सोल्व कर सकते हैं, और इतना करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सोल्व करने का तरीका समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करना है। सेम तरीका मैंने बताया, सबसे पहले आप क्या निकाल लो, मोल निकाल लो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और देन जा करके आप इसको यूज़ करो कि सर एक मोल में इतने पार्टिकल हैं तो इतने मोल में इनटू इतने पार्टिकल होंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और कुछ बेनिफिट भी हो रहा होगा ये लेक्चर देखने का। आगे बढ़ा जाए। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आंसर क्या है इसका, बी है। मोल का मतलब आपको समझा दिया, डेफिनेशन समझा दिया, आपको निकालने का तरीका आपको समझा दिया। हालांकि और फॉर्मूले भी हैं मोल को निकालने की, वो मैंने आपको डिटेल लेक्चर में पढ़ा रखे हैं। तो मोल की डेफिनेशन बता रखी है, एक मोल किसी स्पीशीज़ में परमाणु अणु आयन में मात्रा की वह संख्या है जो उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसकी वैल्यू ये 23 करनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। इसे क्या कहते हैं, अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये आपने सोल्व कर लिया, पढ़ भी लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रखा है 8 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या। पहले आपने मोल निकाल लिए इससे। ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 16 U। U को पहले बोलते थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता था। तो एक एटम का मास जो होता है वो AMU या U से लिखा जाता है। तो आजकल U बोलते हैं, क्या बोलते हैं U है ये। पहले क्या बोला जाता था, AMU बोला जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। तो मोलर द्रव्यमान आपको बता ही दिया मैं, निकालना 32 ग्राम आएगा। कणों की संख्या 8/32 इंटू दिस ये आ जाएगा। ज़्यादा ईजी तरीके से आपने जो मैंने किया है उससे सोल्व कर लिया होगा, चाहे आप इससे सोल्व कर लें, एक ही बात है। क्लियर है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछी गई थी। क्लियर। तो ये सारे वो अच्छे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।